नमस्ते दोस्तों। अभी अभी ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बीबीसी पिछले एक हफ्ते से लगातार भारत से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से दिखा रहा है। ब्रिटिश विमानन उद्योग में भी खलबली मची हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी? सच कहूं तो अतीत में हम एशियाई हवाई अड्डों और विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों को लेकर थोड़े संशय में रहते थे, लेकिन यह कहानी है ब्रिटिश शाही परिवार के विशेष विमान के कैप्टन जेम्स हेंडरसन की, जिन्होंने 27 साल तक शाही विमान उड़ाया है। वे एक अनुभवी पायलट हैं जिन्होंने लंदन हीथ्रो, पेरिस चार्ल्स डी गॉल और फ्रैंकफर्ट जैसे दुनिया के शीर्ष हवाई अड्डों पर हजारों बार उड़ान भरी है। लेकिन एक हफ्ते पहले नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI एयरपोर्ट पर उनके अनुभव ने उनके 27 साल के करियर और नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस समय लंदन से टोक्यो जा रहा शाही विमान जब भारतीय वायु क्षेत्र इंडियन एयर स्पेस के ऊपर से गुजर रहा था, तभी सिस्टम में अचानक एक गंभीर खराबी आ गई। 35 फीट की ऊंचाई पर विमान लगभग नियंत्रण से बाहर हो गया था। स्थिति बेहद नाजुक थी। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली था, जो महज 18 मिनट की दूरी पर था। अगले 72 घंटों में जो कुछ हुआ उसने ब्रिटिश शाही परिवार और यूरोपीय मीडिया को हैरान कर दिया। आइए कैप्टन जेम्स हेंडरसन की जुबानी सुनते हैं दिल्ली में हुई उस आपातकालीन लैंडिंग की पूरी दास्तान। शुरू करने से पहले अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो यह हमें भारत की और भी बेहतरीन कहानियां आप तक लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कैप्टन जेम्स हेंडरसन की कहानी। नमस्कार, मैं ब्रिटिश शाही विमान का कैप्टन जेम्स हेंडरसन हूं। पिछले 27 सालों में मैंने शाही परिवार के सदस्यों को दुनिया भर में सुरक्षित पहुंचाया है। यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका के अलावा शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां मैं न गया हूं। मुझे लगता था कि मैं दुनिया के सभी बड़े हवाई अड्डों को अच्छे से जानता हूं, लेकिन दिल्ली के हवाई अड्डे पर मेरे अनुभव ने मेरी सोच को जड़ से बदल दिया। वह दिन मुझे आज भी साफ याद है। हम लंदन से टोक्यो जा रहे थे। विमान में शाही दंपति और उनके 8 सहयोगी सवार थे। ये एक आधिकारिक यात्रा थी और जापान में उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। मौसम साफ था और उड़ान सुचारू रूप से चल रही थी। हम भारत के ऊपर से उड़ रहे थे। 35 फीट की ऊंचाई पर अचानक चेतावनी वार्निंग अलार्म बजने लगा। विमान में कुछ गड़बड़ थी। शुरू में मुझे लगा कि यह कोई छोटी समस्या है, लेकिन अलार्म लगातार बजता रहा और कंट्रोल स्टिक सख्त होती गई। मैंने और को पायलट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विमान का एक मुख्य हिस्सा खराब हो चुका था। ऐसे में आगे उड़ना खतरनाक था। हमें तुरंत उतरने के लिए जगह चाहिए थी। मैंने नक्शा देखा। सबसे पास नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, केवल 18 मिनट की दूरी पर। टोक्यो अभी भी घंटों दूर था। विमान की हालत देखते हुए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। सच कहूं तो मैं बहुत चिंतित था। मैंने भारत के हवाई अड्डों के बारे में कई तरह की बातें सुनी थीं, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि वे शाही विमान की आपातकालीन स्थिति को संभाल पाएंगे या नहीं। अगर हम यूरोप में होते तो मुझे रत्ती भर भी चिंता नहीं होती। मैंने क्रू मेंबर्स को स्थिति समझाई और यात्रियों से सीट बेल्ट कसने का अनुरोध किया। मैंने शाही दंपति को भी सूचित किया कि हमें आपातकालीन लैंडिंग करनी होगी। केबिन में तनाव का माहौल था। मैंने तुरंत दिल्ली ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। मैंने उन्हें बताया कि विमान में खराबी है और हमें तत्काल लैंडिंग की आवश्यकता है। मैंने यह भी बताया कि यह ब्रिटिश शाही परिवार का विशेष विमान है। ATC ने तुरंत जवाब दिया। उनकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास और शांति थी। उन्होंने कहा, कैप्टन, रनवे क्लियर किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैयार हैं। आप निश्चिंत रहें, हम तैयार हैं। सब कुछ प्रोटोकॉल के मुताबिक हो रहा था, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। ATC ने मुझे लैंडिंग प्रक्रिया के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश देना शुरू किया। उन्होंने बारीकी से बताया कि खराबी के बावजूद हवा की गति और दिशा को कैसे समायोजित करना है। उनका लहजा इतना संयमित और पेशेवर था कि मेरा ध्यान भी केंद्रित हो गया। बादलों के बीच से दिल्ली का हवाई अड्डा दिखाई देने लगा। रनवे की रोशनी साफ चमक रही थी। दोनों तरफ दमकल की गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। यह यूरोप के किसी भी शीर्ष हवाई अड्डे जैसा ही मानक आपातकालीन प्रोटोकॉल था। ऊंचाई कम करते समय विमान की खराबी के कारण नियंत्रण करना सामान्य से बहुत कठिन था। मैं और को पायलट पूरी ताकत से स्टिक को थामे हुए थे। ATC लगातार ऊंचाई और गति की जानकारी दे रहा था, हमें रियल टाइम गाइड कर रहा था। पहिए जमीन से टकराए, एक तेज झटका लगा, लेकिन लैंडिंग स्थिर रही।
मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। विमान धीरे धीरे धीमा हुआ और रनवे पर रेंगते हुए पूरी तरह रुक गया। हम सुरक्षित उतर चुके थे। कॉकपिट में एक लंबी गहरी सांस गूंज उठी। मैंने और को पायलट ने एक दूसरे को देखा। हमारे चेहरों पर राहत साफ थी। विमान का दरवाजा खुला। मैंने बाहर देखा तो मैं दंग रह गया। वहां हवाई अड्डे का ग्राउंड स्टाफ खड़ा था। लगभग 10-12 लोग सूट में बेहद अनुशासित और सलीके से खड़े थे। सबसे आगे खड़े अधिकारी ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और अंग्रेजी में अपना परिचय दिया। वे दिल्ली एयरपोर्ट की प्रोटोकॉल टीम थे। मैं सचमुच हैरान था। आपातकालीन लैंडिंग के लिए इतना व्यवस्थित स्वागत दल, यह मेरी उम्मीद से परे था। यूरोप में ऐसी स्थिति में केवल सुरक्षाकर्मी आते हैं। यात्री सेवा तो बहुत बात की बात है, लेकिन यहां सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ वे यात्रियों के स्वागत के लिए भी पूरी तरह तैयार थे। मुझे यह बेहद कुशल और मानवीय लगा। शाही दंपति सबसे पहले उतरे। स्टाफ ने उन्हें बेहद सम्मान के साथ रास्ता दिखाया। वहां व्हील चेयर और मेडिकल टीम भी तैयार थी यह जांचने के लिए कि किसी को कोई चोट या स्वास्थ्य समस्या तो नहीं है। जब सभी सुरक्षित नीचे आ गए तो चारों तरफ से राहत की आहें सुनाई दी। प्रोटोकॉल टीम के प्रमुख मेरे पास आए और पूछा कि क्या हम इस घटना से घबराए हुए हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया और वीआईपी लाउंज की ओर ले चले। उन्होंने कहा कि हमारे आव्रजन इमिग्रेशन की प्रक्रिया को सरल और त्वरित कर दिया गया है। गलियारों से गुजरते हुए मैंने देखा कि हवाई अड्डे का इंटीरियर टर्मिनल 3 बेहद शानदार था। फर्श चमक रहा था। कांच की दीवारों पर एक भी दाग नहीं था। हर जगह हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्ट संकेत लगे थे। दीवारों पर भारतीय कला और संस्कृति की झलकियां थीं। मुद्राओं के बड़े हाथ बने हुए थे जो बहुत आकर्षक लग रहे थे। हम आम यात्रियों से अलग एक वीआईपी क्षेत्र में पहुंचे। वह जगह शांत और आरामदायक थी। कुर्सियां मखमली थीं और लाइटिंग बहुत ही सौम्य थी। आव्रजन अधिकारी ने बहुत विनम्रता से हमारा स्वागत किया। पासपोर्ट की जांच इतनी तेजी से हुई कि मुझे पता भी नहीं चला। बस कुछ बुनियादी सवाल और 10 मिनट से भी कम समय में सब हो गया। हमारा सामान पहले ही निकाला जा चुका था और ट्रॉलियों पर करीने से रखा हुआ था। हर सूटकेस पर नाम का टैग लगा था। पता नहीं यह सब उन्होंने कब किया, लेकिन उनकी दक्षता कमाल की थी। टीम लीडर ने हमें मध्य दिल्ली सेंट्रल दिल्ली के एक आलीशान होटल का सुझाव दिया और कहा कि वहां शाही मानकों वाले स्वीट्स उपलब्ध हैं। उन्होंने हमारे लिए लिमोजीन कारों का भी इंतजाम कर दिया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली एयरपोर्ट सिर्फ सुविधाओं में ही नहीं बल्कि पूरी प्रणाली सिस्टम के मामले में विश्वस्तरीय है। संकट के समय में उनकी शांति और तत्परता ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी। यूरोपीय हवाई अड्डे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ अतिथि देवो भव की भावना के साथ जो दक्षता थी वह अद्वितीय थी। हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय मैंने सोचा मैं भारत के बारे में कितना कम जानता था। बाहर 5 लग्जरी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं, सभी बेदाग और चमकती हुई। ड्राइवर वर्दी में थे और उन्होंने झुककर हमारा अभिवादन किया। शाही दंपति पहली कार में बैठे और मैं अपने सहयोगियों के साथ दूसरी में। कार के अंदर बैठते ही मैं चौंक गया। ठंडी हवा, आरामदायक लेदर सीट और सबसे बड़ी बात, पीछे की सीट पर उस दिन के प्रमुख ब्रिटिश अखबार रखे हुए थे, द टाइम्स और द गार्जियन। यह किसके दिमाग की उपज थी पता नहीं, लेकिन इस बारीक ख्याल ने मेरा दिल जीत लिया। कार हवाई अड्डे से निकलकर एक्सप्रेसवे पर आ गई। खिड़की के बाहर का नजारा मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। मुझे भीड़ भाड़ और अव्यवस्था की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ चौड़ी सड़कें, आधुनिक फ्लाईओवर और हरियाली थी। गगनचुंबी इमारतें और दूर तक फैले रिहायशी इलाके। बीच बीच में आधुनिक कॉरपोरेट पार्क दिख रहे थे। सड़क 8 लेन की थी और उस पर चलने वाली गाड़ियां यूरोपीय ब्रांड्स के अलावा बहुत सी आधुनिक भारतीय और जापानी कारें भी थीं। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। मैंने ड्राइवर से पूछा, इन ऊंची इमारतों में कितने लोग रहते हैं? उसने बताया कि दिल्ली एनसीआर के एक रिहायशी परिसर में सैकड़ों परिवार रहते हैं। मैंने गणना की। जनसंख्या का घनत्व वाकई अद्भुत था। सड़क के दोनों ओर हरियाली और बीच में फूलों की क्यारियां थीं। यह यूरोप की पुरानी सड़कों से बहुत अलग और आधुनिक लग रहा था। जब हम शहर के करीब पहुंचे तो ऐतिहासिक इमारतें और आधुनिक आर्किटेक्चर का संगम दिखने लगा। इंडिया गेट के पास से गुजरते समय रोशनी में नहाई वह इमारत भव्य लग रही थी। राष्ट्रपति भवन की भव्यता देख हम सब मंत्रमुग्ध थे। मेरे एक साथी ने पूछा, ये सब कब बना? मैं भी यही सोच रहा था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारत इतना विकसित और सुंदर हो सकता है। जब हम चाणक्यपुरी और होटल के क्षेत्र में दाखिल हुए तो नजारा और बदल गया। दूतावासों की कतारें, चौड़ी सड़कें और शांति। रेड लाइट पर मैंने
देखा कि लोग जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल कर रहे थे। ऑफिस से लौटते लोग, छात्र और परिवार सब अपनी धुन में थे। एक बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वह थी महिलाओं की सुरक्षा। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन महिलाएं अकेले बेखौफ आ जा रही थीं। लंदन के कुछ इलाकों में रात को अकेले निकलना चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन यहां माहौल सामान्य और सुरक्षित लग रहा था। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या यहां रात में घूमना सुरक्षित है? उसने गर्व से कहा, सर, दिल्ली अब बदल गई है। पुलिस की गश्त रहती है और शहर पूरी रात जागता है। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत वाइब्रेंट है। हमें हर थोड़ी दूर पर 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर और कैफे दिखे। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ क्विक कॉमर्स का जमाना है। आप फोन पर कुछ भी ऑर्डर करें, 10 मिनट में आपके पास होगा। यह सुविधा तो लंदन में भी दुर्लभ है। हम होटल पहुंचे। यह एक महल जैसा होटल था, संभवतः ताज या लीला पैलेस। प्रवेश द्वार भव्य था। दरबान ने पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए दरवाजा खोला और नमस्कार किया। लॉबी में घुसते ही ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। ऊंची छत, झूमर और फूलों की भीनी भीनी खुशबू। होटल मैनेजर ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में हमारा स्वागत किया और बताया कि हमारे लिए विशेष प्रेसिडेंशियल स्वीट तैयार है। हम 15वीं मंजिल पर अपने कमरों में गए। कमरे से दिल्ली का नजारा अद्भुत था। एक तरफ ऐतिहासिक गुंबद और दूसरी तरफ आधुनिक शहर की जगमगाती रोशनी। यह पेरिस या लंदन से अलग एक अनोखी भव्यता थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। नीचे लाखों लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, काम कर रहे थे और इस शहर को ऊर्जा दे रहे थे। तभी कमरे की घंटी बजी। होटल स्टाफ फलों की टोकरी और कुछ पारंपरिक भारतीय मिठाइयां लेकर आया था। यह स्वागत उपहार था। हमने कमरे में ही खाना खाने का फैसला किया। मेनू में भारतीय, उत्तर और दक्षिण कॉन्टिनेंटल और यहां तक कि ब्रिटिश डिश भी थी। हमने बटर चिकन और नान के साथ कुछ स्थानीय व्यंजन मंगवाए। 30 मिनट में खाना आ गया। स्वाद लाजवाब। मसालों का संतुलन एकदम सही था। सोने से पहले मैं खिड़की के पास खड़ा होकर सोचता रहा, भारत इतना प्रगतिशील कैसे हो गया और हमें खबर तक नहीं लगी। क्या हम अपने पूर्वाग्रहों में अंधे थे? अगली सुबह जेट लैग के कारण मेरी आंख जल्दी खुल गई। सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने पर्दा हटाया। दिल्ली जाग रही थी। नीचे सड़कों पर लोग दौड़ लगा रहे थे, योग कर रहे थे। शहर की ऊर्जा सुबह से ही महसूस हो रही थी। मैं नाश्ते के लिए नीचे रेस्टोरेंट में गया। वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। ज्यादातर लोग बिजनेस सूट में थे, शायद किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। वे अपने लैपटॉप और टैबलेट पर काम कर रहे थे। बुफे में खाने की इतनी वैरायटी थी कि मैं गिन नहीं पाया। इडली, डोसा, पराठे, ताजे फल, जूस, हर चीज ताजी और स्वादिष्ट। मैंने एक टेबल पर बैठकर कॉफी पीते हुए बाहर देखा। सुबह 7 बजे तक सड़कें भर चुकी थीं। लोग मेट्रो स्टेशनों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पास की टेबल पर एक भारतीय व्यवसायी फोन पर किसी से अमेरिका के समय अनुसार बात कर रहा था। उसकी बातें बहुत प्रोफेशनल थीं। यह देश वाकई कभी नहीं सोता। नाश्ते के बाद हम शहर घूमने निकले। हमें बताया गया कि विमान की मरम्मत में 2 दिन लगेंगे। होटल ने हमें एक गाइड और गाड़ी उपलब्ध कराई। हम सबसे पहले कनॉट प्लेस और जनपथ की ओर गए। यह दिल्ली का दिल है। भीड़ थी, लेकिन एक अजीब सी लय थी उस भीड़ में। मैंने देखा कि दिल्ली मेट्रो के स्टेशन बेहद आधुनिक और साफ सुथरे थे। गाइड ने बताया कि दिल्ली मेट्रो दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन नेटवर्क में से एक है, जो रोजाना लाखों लोगों को ढोती है। चलते चलते मैंने एक दिलचस्प चीज देखी। कोचिंग सेंटर्स और किताबों की दुकानें। एक पूरी इमारत शिक्षा संस्थानों के बोर्ड से ढकी थी। IIT, JEE, UPSC, UPSC। गाइड ने समझाया, भारत में शिक्षा का बहुत करियर महत्व है। माता पिता और बच्चे अपने भविष्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। मैंने कैफे में युवाओं को देखा। वे गप्पे नहीं मार रहे थे, बल्कि मोटी मोटी किताबें खोलकर पढ़ रहे थे या लैपटॉप पर कोडिंग कर रहे थे। यह न तो परीक्षा का समय था, न सप्ताहांत, फिर भी इतनी लगन। लंदन में छात्र मेहनती हैं, लेकिन ऐसी सामूहिक तल्लीनता मैंने कम ही देखी है। किताबों की दुकानों में भी विज्ञान, तकनीक और प्रबंधन की किताबों के सेक्शन भरे हुए थे। दोपहर में हम गुरुग्राम के साइबर हब की तरफ गए। वहां का नजारा देखकर लगा ही नहीं कि हम भारत में हैं। शीशे की गगनचुंबी इमारतें, दुनिया की हर बड़ी टेक कंपनी का ऑफिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। गाइड ने कहा, इसे भारत की सिलिकॉन वैली का विस्तार कह सकते हैं। वहां के कर्मचारी युवा और ऊर्जावान थे। हमने देखा कि कैसे भारत दुनिया की आईटी बैकबोन बना हुआ है।
शाम को होटल लौटते वक्त मेरा दिमाग इन दृश्यों से भरा हुआ था। मेहनत करते छात्र दौड़ते, पेशेवर और तकनीक का यह विस्तार। यह देश एक महाशक्ति बनने की राह पर था। अगली सुबह एक आपात स्थिति आ गई। हमारे एक बुजुर्ग सहयोगी मिस्टर जॉन विलियम्स 70 वर्ष को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। उन्हें पसीना आ रहा था और सांस लेने में तकलीफ थी। यह हार्ट अटैक के लक्षण थे। मैंने रिसेप्शन पर कॉल किया। उनकी प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज थी। होटल की मेडिकल टीम 2 मिनट में कमरे में थी। साथ ही उन्होंने पास के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसे मेदांता या मैक्स से एम्बुलेंस बुला ली। एम्बुलेंस में पैरामेडिक्स थे जो वीडियो कॉल पर डॉक्टर से जुड़े थे। उन्होंने तुरंत ईसीजी किया और डेटा अस्पताल भेज दिया। अस्पताल पहुंचने तक डॉक्टर काउंस के बादे की बात कराने की पताए तैयार थे। यह एक विश्वस्तरीय अस्पताल था, जैसा मैंने लंदन में भी कम ही देखा है। इमरजेंसी रूम में पहुंचते ही जॉन को कार्डियोलॉजी विभाग ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी एक धमनी आर्टरी ब्लॉक है और तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी होगी। मैं चिंतित था, एक अनजान देश में सर्जरी। लेकिन डॉक्टर का आत्मविश्वास देखकर मैंने शाही दंपति से अनुमति ली। सर्जरी शुरू हुई। हम वेटिंग रूम में बैठे थे, जो किसी 5 स्टार होटल की लॉबी जैसा था। महज 1 घंटे बाद वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, सर्जरी सफल रही, हमने स्टेंट लगा दिया है, वे खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि भारत हृदय रोगों के इलाज में दुनिया में अग्रणी है और यहाँ की तकनीक सबसे आधुनिक है। जॉन को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जो पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित था। बिस्तर के पास लगे मॉनिटर पर हर सेकंड का डेटा आ रहा था। अगले दिन जब हम जॉन से मिलने गए तो वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जेम्स, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ की देखभाल NHS ब्रिटिश हेल्थ सर्विस से भी तेज है। अस्पताल में जिस तरह से तकनीक और मानवीय स्पर्श, ह्यूमन टच का संगम था, वह अविश्वसनीय था। डिस्चार्ज के समय हमें जॉन की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एक पेन के साथ ड्राइव और ऐप पर डिजिटल रूप में मिली। जॉन के ठीक होने के बाद हमारे पास आखिरी शाम थी। हम इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर टहलने गए। वहां का माहौल उत्सव जैसा था। परिवार पिकनिक मना रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और आइसक्रीम वाले खड़े थे। इतनी भीड़ में भी एक अपनापन था। मैंने देखा कि पुलिस गश्त लगा रही थी, जिससे सुरक्षा का एहसास हो रहा था। वहां हमने एक चाय वाले को देखा। वह एक युवा लड़का था। मैंने उससे पूछा कि वह यह काम क्यों करता है। उसने अंग्रेजी में जवाब दिया, सर, यह मेरा स्टार्टअप है। मैं अपनी चाय की चेन शुरू करना चाहता हूं। उसकी आंखों में एक सपना था। गाइड ने बताया कि भारत में उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप की लहर चल रही है। हर कोई कुछ नया करना चाहता है। रात को लौटते समय शाही दंपति ने कहा, इन लोगों में एक आग है, एक जज्बा है। उन्होंने अभावों को अपनी ताकत बना लिया है। वापसी का दिन आ गया। हमारा विमान ठीक हो चुका था। होटल स्टाफ ने हमें पारंपरिक तरीके से विदा किया। एयरपोर्ट जाते समय मैंने फिर से दिल्ली की सड़कों को देखा। वही ऊर्जा, वही गति। हवाई अड्डे पर हमने ड्यूटी फ्री से प्रसिद्ध भारतीय चाय और हस्तशिल्प खरीदे। जब हमारा विमान रनवे से उड़ान भरने लगा तो नीचे दिल्ली शहर छोटा होता गया। कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल और वो गगनचुंबी इमारतें। लंदन तक के 9 घंटे के सफर में हम बस भारत की ही बातें करते रहे। जॉन, जिनकी जान भारत ने बचाई थी, सबसे ज्यादा भावुक थे। उन्होंने कहा, मैं वहां सिर्फ इलाज के लिए नहीं, बल्कि एक नया जीवन जीने के लिए वापस जाना चाहूंगा। शाही दंपति ने निष्कर्ष निकाला कि हमें भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, खासकर उनका डिजिटल पेमेंट सिस्टम, चिकित्सा, पर्यटन और युवाओं की मेहनत। लंदन हीथ्रो पर उतरते ही मीडिया ने हमें घेर लिया। सवाल दागे गए, क्या भारत सुरक्षित था? क्या वहां सुविधाएं थीं? शाही दंपति ने माइक पर आकर कहा, अगर आपको भविष्य देखना है तो भारत जाइए। वहां हमने जो दक्षता, संस्कृति और प्रगति देखी, वह आंखें खोलने वाली है। वह एक आपातकालीन लैंडिंग नहीं थी, बल्कि एक उभरते हुए महाशक्ति सुपर पावर से हमारा परिचय था। उस दिन के बाद ब्रिटेन में भारत को देखने का नजरिया बदल गया। सरकार ने भारतीय मॉडल का अध्ययन करने के लिए समितियां बनाई और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं दोबारा एक पर्यटक के रूप में उस अद्भुत देश भारत जा सकूं। यह थी मेरी कहानी, एक अनचाही लैंडिंग जिसने मुझे भारत का दीवाना बना दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है? कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इस कहानी को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि नया भारत क्या है।